इवेंट अटेंड कर रहे हैं। क्या मैं हाथ देख सकती हूँ आपका? ओ माय गॉड, वंडरफुल। आई थिंक 90%। वैसे भी ऑप्शन नहीं है आपके पास। आपकी फिजिकल प्रेजेंस के साथ साथ मैं आपकी मेंटल प्रेजेंस भी चाहती हूँ, बिकॉज जब दूसरी तीसरी स्पीच की बारी आती है तो थोड़ी थकान हो जाती है। यस कह रही हैं आप? थकना मना है। मैं रहने वाली हूँ और थोड़ा सा बैकग्राउंड में पहले अपने आपको बताना चाहूंगी अपनी स्टोरी शुरू करने से पहले। दिल्ली शहर से मेरा अपब्रिंगिंग हुआ, जैसा सर ने बताया, वहीं से परवरिश हुई। मेरा जो जन्म हुआ एक बहुत ही समृद्ध परिवार में हुआ। समृद्ध से मेरा मतलब बहुत ही वेल ऑफ फैमिली से मेरी अपब्रिंगिंग हुई। कहने का मतलब यह है कि बचपन से लेके जिस भी चीज की मैंने इच्छा की, मेरे पेरेंट्स ने मुझे वो प्रोवाइड की। जितने से लेके 12 वर्ष की उम्र तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने कोई चीज मांगी हो और उसको मना कर दिया गया हो। जो भी चीज पे मैं हाथ रखती थी, अगले दिन वो चीज मेरे घर आ जाती थी। बहुत नाज से मुझे पाला गया, बहुत पाल पोस के बड़ा किया गया। आप कह सकते हैं पापा की परी। बहुत ही अच्छी एक फैमिली बैकग्राउंड मिला। एंड थैंक यू सो मच। मैं सोच ही रही थी कुछ मिसिंग लग रहा है मुझे। चलिए, थैंक यू। मेरे घर से केवल 200 मीटर की दूरी पे था। क्यों? ऐसा नहीं था कि आसपास और स्कूल नहीं थे, 5 किलोमीटर में भी अच्छे स्कूल थे, उनकी फीस भी कम थी, लेकिन 200-250 मीटर वाले स्कूल में डाला गया। क्यों? क्योंकि जब सर्दी होगी तो मेरे बच्चे को 1 घंटा जल्दी उठना पड़ेगा, बस में बैठना पड़ेगा, और मेरे होते मेरा बच्चा कभी बस के धक्के ना खाए। तो कहते हैं, आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि एक अमीर बाप की बिगड़ी औलाद, जिसको हर कोशिश की गई बिगाड़ने की, और लाइफ बहुत ही सिंपल रहे, हमेशा ये माइंडसेट रहा। बट कहते हैं कि नियति की अपनी एक योजना है। कुछ चीजें लाइफ में आपके साथ ऐसी होती हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं होती, लेकिन उन चीजों को होने के बाद जैसा आप रिएक्ट करते हैं और जो आपका फ्यूचर बनता है वो आपके कंट्रोल में जरूर होता है। मैं 12 वर्ष के आसपास थी, 12 मेरी एज होगी, जब मुझे पता चला कि मेरे फादर को फूड पाइप में कैंसर है। और जब तक हम उसको आइडेंटिफाई कर पाए, उसको ट्रैक कर पाए, वो कैंसर ऑलमोस्ट 3rd स्टेज पे आ चुका था। जिस जगह पे वो कैंसर था वो विजिबल नहीं था। 1 साल तक मेरे फादर बेड पे थे। 1 साल लगभग, क्योंकि सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेस था, तो आप समझ सकते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेस में क्या होता है कि जब इंसान काम नहीं करता तो इनकम रुक जाती है। यस और नो? तो 1 साल तक उनका ट्रीटमेंट चला। इनकम सोर्स कुछ नहीं था घर में। जो भी हमारे पास सेविंग्स थी, जो भी लिक्विड एसेट था, उससे 1 साल तक, मैं तो बहुत ही छोटी एज मेरी थी, लेकिन मैं देखती थी घर में, ऑब्जर्व करती थी अपने भैया को, अपनी मम्मा को, कि दिल्ली एनसीआर का ऐसा कोई अस्पताल नहीं है जहां वो भाग भाग के मेरे फादर को लेके नहीं गए। जैसा मैंने बताया कि मेरे पापा पेशे से ठेकेदार रहे, कॉन्ट्रैक्टर रहे, तो ऐसी पर्सनैलिटी उनकी थी, टॉल, डार्क, हैंडसम। अगर आज मैं थोड़ी भी ठीक ठाक दिखती हूँ तो वो मेरे पापा के जीन्स हैं, मेरे फादर के जीन्स हैं। ऑलमोस्ट डेली 3 किलोमीटर पैदल चलना, दिन में 2-2 बार नहाना, इस किस्म के इंसान वो थे। एंड मुझे याद है, जब भी पापा बेड पे लेटे होते थे, बेड रिडन हो गए थे, तो मैं रात को उनके पैरों के पास लेटती थी। ट्रीटमेंट के दौरान उनका निचला हिस्सा पैरालाइज हो गया था, तो जब पापा लेटते थे मैं उनके साइड में लेटती थी, रात को वहीं सोती थी। मैं जब आपको बता रही हूँ तो पिक्चर मेरे माइंड में बन रही है। और मैं भगवान जी को एक ही चीज कहती थी कि पैरों को चला दो किसी तरीके से। 6 months बहुत फाइट किया मेरे फादर ने। दिसंबर आया, उनका देहांत हो गया। अनफॉर्चुनेटली हमको नहीं सेव कर पाए। 1 साल के बाद जब उनकी डेथ हुई, से लेके अगले 3 महीनों के अंदर, इन 100 दिन ने मेरे को, मेरी मदर को और मेरे ब्रदर को लाइफ में बहुत चपेड़े मारी। मैं चपेड़े ये वर्ड क्यों यूज कर रही हूं, क्योंकि शायद इससे बेटर मैं अपनी फीलिंग्स को इस समय एक्सप्रेस नहीं कर सकती। मुझे ये समझ आया कि अगर आपके जेब में 2 पैसे नहीं है तो लोग आपको मुंह नहीं लगाते। मुझे ये समझ आया कि अगर एक पावरफुल इंसान आपकी जिंदगी से चला जाए तो आपकी कोई औकात नहीं है। तो जो मेरा एटीट्यूड था, आप कह सकते हैं मेरी धौंस थी, मेरी अकड़ थी, मेरे नखरे थे, जो कुछ था वो कोई सुनने वाला तो नहीं था, और वो बिल्कुल जमीन पे आ गए थे। तो यहां से पहला मैसेज मैं आपको जो देना चाहूंगी वो ये देना चाहूंगी कि जब भी लाइफ में कोई ऐसा सर्कमस्टेंस आए जहां पे आपको लगे कि यार अब ये डेड एंड है, अब इसके बाद कुछ नहीं हो सकता, और इससे बुरा जिंदगी में क्या होगा, जब भी कोई ऐसा चैलेंज आए, लाइफ हमेशा आपको 2 ऑप्शन देगी। पहला,
गिव अप कर दीजिए, घुटने टेक दीजिए, अपनी किस्मत को रोज कोसिए और रोज एक फेलियर स्टोरी अपने पेरेंट्स को सुनाइए, अपने माँ बाप को सुनाइए, अपने पत्नी को सुनाइए, अपने हस्बैंड को सुनाइए, अपने बच्चों को सुनाइए क्यों मैं लाइफ में कामयाब नहीं हो पाया। दूसरा, गिरिए, उठिए, फाइट बैक कीजिए, अपनी किस्मत से लड़िए, अपनी कहानी बनाइए और स्टेज तक पहुंचिए। कहीं ना कहीं मैंने उस दूसरे ऑप्शन का चुनाव किया, इसीलिए आज मैं इस मंच पे खड़ी हूं और आप टिकट खरीद के मुझे सुनने आए हैं। आई चोज द सेकेंड ऑप्शन, फाइट किया। मुझे याद है 13-14 साल मेरी एज होगी, इमोशनली हम डिवास्टेटेड थे, फाइनेंशियली हम जीरो पे थे, कुछ खास हमारे पास था नहीं। एंड अक्सर जो इस तरीके से आप रील देखते हैं ना, रील लाइफ जो एक मूवी लाइफ होती है, असल में बहुत बार जिंदगी में भी ऐसा होता है। बहुत लोगों ने जिनसे जो मतलब रखते थे उन्होंने रखना छोड़ दिया। मेरा ब्रदर 22 साल की एज का था, 7 ईयर 6 ईयर हमारे बीच में डिफरेंस था। मेरे भाई ने जॉब करनी स्टार्ट की एंड लगभग कुछ उनकी 20-22 हज़ार सैलरी रही होगी। सैलरी मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि मेरी फादर की इनकम 3 लाख रुपए महीना थी, से लेके हम आ गए 20,000 रुपए महीना। मैं ये नहीं कह रही कि 20,000 कम है, 20,000 ज्यादा है, 20,000 में घर चलता है नहीं चलता है, वो बात यहाँ नहीं हो रही। लेकिन जिस इंसान को 3 लाख में रहने की आदत हो, जब वो 20,000 पे आ जाता है तो आप समझ सकते हैं कि फिर बर्तन नहीं बचते, आप आपस में बचते हो। सो जैसे तैसे स्कूल हुआ, वो 2-2.5-3 साल मेरे लाइफ के बहुत ही पीड़ाजनक थे, बहुत पेनफुल थे। मेरा स्कूल फिनिश हुआ है। जब मेरा स्कूल फिनिश हुआ, एक चीज मुझे लाइफ में क्लियर हो गई थी कि मुझे लाइफ में अब कुछ बड़ा करना है, मैं इंडिपेंडेंट होना चाहती हूँ। और इन 3-4 सालों में शायद मेरा जो मैच्योरिटी लेवल था वो बहुत हाई हो चुका था। मैं थी 17-18 साल की, लेकिन सोचती मैं 25-26 साल की लड़की जैसे थी। अक्सर मैं बहुत ऑब्जर्व करती हूँ, और जब मैं घर रहती थी तो मैं अपनी मदर को देखती थी, अपनी मम्मा से बहुत अटैच्ड हूँ। सब होते हैं अपनी मदर से अटैच, बट शी इज द ओनली पेरेंट आई हैव नाउ, तो वो अटैचमेंट कुछ ज्यादा ही डिफरेंट है। तो मैं अपनी मम्मा को देखती थी कि एक रानी जैसी लाइफ मेरी माँ ने देख रखी थी। एंड जब वो बिल्कुल ही विपरीत कंडीशन में आई तो मैं बोलती कुछ नहीं हूँ ज्यादा उनसे, लेकिन उन्हें ऑब्जर्व करती थी और सोचती थी कि मैं ना इनकी सारी खुशियाँ, मैं इनको सब कुछ ला के दूंगी, मैंने एयर ट्रैवल कराऊंगी, मैं बड़ी बड़ी गाड़ियों में बिठाऊंगी। मैं खुद से बात करती थी, डायरी में लिखती थी कि मैं कुछ बड़ा करूंगी। एंड कहते हैं कि जिस भी चीज को शिद्दत से चाहो, पूरी कायनात उससे मिलाने की साजिश में जुट जाती है। मैन प्रपोजेस, गॉड डिस्पोजेस। और बहुत ही यंग एज में मुझे डायरेक्ट सेलिंग मिली। आई थिंक 18 साल मेरी उम्र रही होगी। मैं बहुत खुशकिस्मत थी कि यंग एज के अंदर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री मेरी लाइफ में आई और मैंने इसकी शुरुआत की। लेकिन बदनसीबी ये थी कि डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत तो की, बट वेस्टीज कंपनी से मेरी शुरुआत नहीं हो पाई। और जिस कंपनी से मेरी स्टार्टिंग हुई, अभी बैक स्टेज ग्रीन रूम में हम यही कुछ डिस्कशंस कर रहे थे कि कितना टफ टाइम भी देखा है। जिस कंपनी से मैंने स्टार्ट करा फ्रेंड्स, उस कंपनी में ना ही कोई प्रोडक्ट था, ना ही कोई इंफ्रास्ट्रक्चर था, ना ही कोई ऑफिस था। अभी जस्ट हम जब लैंड हुए, आई वॉज फॉर्चुनेट कि दीपक सर के साथ हम सेम फ्लाइट में थे, और जैसे ही हम आए हमें ऑफिस सर ने ड्रॉप किया। इतना शानदार ऑफिस है अहमदाबाद का। डायमंड रूम देख के तो भाई मजा आ गया। डायमंड रूम देख के आपका सच में, जो डिस्ट्रीब्यूटर डायमंड नहीं होगा ना, उसका मन कर जाएगा डायमंड बनने का। इतना इतना ब्यूटीफुल मुझे वहाँ पे इतना अच्छा लगा कि इतनी अच्छी वाइब वहाँ पे थी। सो जिस कंपनी से हमारी शुरुआत हुई, वहाँ ब्रांच तो छोड़ दो, छोटा सा दुकान जितना ऑफिस भी नहीं था, कुछ नहीं था। और हर 6 महीने बाद कंपनी अपना प्लान बदलती थी। एवरी 6 months पुराना याद नहीं होता था, नया आ जाता था। लेकिन अवेयरनेस नहीं थी, नॉलेज नहीं थी, पता नहीं था, उम्र बहुत कम थी, तो जो मिला स्टार्ट किया। अब क्योंकि ऑफिस नहीं था तो मैं पार्कों में बैठ के प्लान दिखाती थी सर। जमीन पे बैठती थी, मिट्टी पे बैठती थी, घास पे बैठती थी। अब आप सोचिए, एक लड़की 17-18 साल की लड़की कॉलोनी में एक ही पार्क में सुबह से लेकर शाम तक नए नए लड़कों से मिल रही है, नई नई लड़कियों से मिल रही है, बस चेहरे बदली जा रहे हैं और वो वहीं कॉपी पेन पे लगी हुई है, बैठी हुई है, प्लान दिखा रही है। अब जाहिर सी बात है कि कोई रोज एक ही जगह पे जाएगा तो टॉपिक बन जाएगा डिस्कशन का। तो लोगों ने आसपास बातें करनी शुरू की। और जब यंग एज में आपके साथ ऐसा लॉस हो जाता है फैमिली में, तो आप एक सॉफ्ट टारगेट बन जाते हैं। मैं देख रही हूँ बहुत सारी फीमेल्स यहाँ पे बैठी हैं, क्या आप हाथ उठा सकते हैं? आई थिंक फीमेल्स के लिए एक बहुत ही डिफरेंट चैलेंज है बिजनेस करने में एज कंपेयर टू अ मेल काउंटर पार्ट। आप मानते हैं? यस और नो?
कुछ ऐसा ही हुआ, कॉलोनी में कुछ लेडीज मिली जिनका खास काम नहीं होता, कुछ बस बातें बनाने का काम होता है। तो उन्होंने कहा कि वर्मा जी की लड़की तो बिगड़ गई है, हाथ से निकल गई है, रोज नए नए लड़कों से मिलती है, कॉलेज जाती नहीं है, और अनाप शनाप कुछ ऐसी बातें जो स्टेज से शायद अभी मैं नहीं कह सकती। और ये सारी बातें जाके मेरी मदर को कह दी गई। और एक दिन मुझे शाम को फोन आया, मेरी माँ ने कहा कि आज तुम घर जल्दी आ जाना। मैं घर गई, मुझे पता था कि कुछ तो बम फटने वाला है। अभी तो मैं बहुत हंस के आपको बता रही हूँ, लेकिन उस समय तो मेरी सिट्टी बिट्टी गुल हो गई थी, आंसू मेरे इतने निकल रहे थे कि पता नहीं मेरे साथ क्या होगा। मैं जैसे ही पहुंची, मेरा भाई डाइनिंग टेबल पे, मेरी मम्मा यहाँ पे, मुझे सामने बिठा दिया गया और कहा गया कि जो तुम्हें अमीर बनाने का बिजनेस करती हो ना, हमें नहीं करवाना। तुम्हारे पास सिर्फ एक ऑप्शन है, या तो कॉलेज चली जाओ, और अगर ये बिजनेस करती तुम दिख गई तो कॉलेज से तुम्हारा नाम कटवा देंगे और घर बिठा लेंगे, हमें नहीं पढ़ाना। और XYZ बहुत सारी बातें हुई। मेरा कॉलेज खत्म होता था शाम को 5 बजे, कॉलेज से घर का डिस्टेंस था लगभग 1 घंटे का। और मेरी माँ ने कहा कि तू 6 बजे मुझे घर चाहिए, 1 घंटा दे रही हूँ तुझे, इधर उधर कहीं नहीं मंडराएगी, 6 बजे तो घर चाहिए। अब आप सोचिए, 5 बजे कॉलेज खत्म होता है और 6 बजे घर रिपोर्ट करना है, बिजनेस कहां से होगा? लेकिन मैंने किया। जैसे तैसे कॉलेज से निकलती थी, दिन के एवरेज 3 प्लान दिखाती थी, 4 प्लान दिखाती थी, घर पहुंचती थी 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे। मेरी माँ के 10 मिस कॉल, 15 मिस कॉल, ये तो वार्म अप थे। मेरी मम्मी की मिस्ड कॉल जब आती है तो वार्म अप कॉल्स हैं। मैं प्लान दिखा रही होती थी, आईडी बनाने के लिए फोन उल्टा करती थी, 25 मिस्ड कॉल, 26 मिस्ड कॉल। मैं घर जाती थी, घर जाके खाना नहीं मिलता था, पंजाबी फैमिली से गालियां मिलती थी। बुरा लगता है, अभी तो मैं हंस के बता रही हूँ, लेकिन बहुत बुरा लगता है। लगता है कि नहीं लगता है? बहुत बुरा लगता है कि जिस इंसान के लिए आपके बिजनेस करो, जब वो आपके सामने आके खड़ा हो जाए, हर्ट होता है। 5 बजे मेरा कॉलेज खत्म होता था। दिल्ली में एक शब्द कहते हैं गेड़ी, मुझे नहीं पता आप समझेंगे कि नहीं समझेंगे। शाम को जो बिना पर्पस के घूमते हैं उसे गेड़ी बोलते हैं। जिनके पास कुछ नहीं होता लाइफ में करने का, वो घूमते और इधर उधर मोमोज खाते हैं, तफरी मारते हैं। तो 5 बजे मेरा कॉलेज खत्म होता था, मेरे सारे दोस्त, 7-8 सारे दोस्त निकलते थे गेड़ी मारने, और मैं निकलती थी प्लान दिखाने। मन बहुत करता था इनके साथ घूमने जाऊं, लेकिन मुझे पता था ना, मुझे मोमोज नहीं खाने, मुझे तो स्विट्जरलैंड जाना है ना, मुझे तो छोटी मोटी जगह नहीं घूमना, मुझे तो थाईलैंड जाना है, राइट? तो शॉर्ट टर्म पेन लिया, लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए मन मारा, काम करने निकलती थी, 9 बजे 10 बजे घर पहुंचती थी। मेरी मम्मी बोलती थी आ गई आवारागर्दी करके। मुझे बहुत बुरा लगता था, क्योंकि मैं ही थी जो आवारागर्दी नहीं कर रही थी, मैं प्लान दिखा रही थी। लेकिन क्योंकि मेरे पास उस समय रिजल्ट नहीं था, इसलिए मेरे पे डाउट हो रहा था। हो सकता है आज भी कुछ ऐसा आपके साथ हो रहा है? हो सकता है आज आपके हस्बैंड आपका साथ ना दे रहे हो रहा है? हो सकता है आपकी वाइफ आपका सपोर्ट ना कर रही होता है? हो सकता है आपके माँ बाप आज आपका साथ ना दे रहे होता है? बुरा लगता है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, जब मैं रात को रोती थी और मुझे खाना नहीं मिलता था ना, एक बात मैं खुद को बोलती थी, जो लाइफ में अकेले चलने का दम रखते हैं ना, एक दिन काफिले उन्हीं के पीछे चलते हैं। अकेले चलने का दम रखना पड़ेगा। जितनी बड़ी परीक्षा उतनी बड़ी सफलता। कुछ तो पेन लेना पड़ेगा। 2 साल 3 साल बस ये रैट रेस चलती रही। हर कोशिश की मेरी माँ ने, मेरे भाई ने, कि मैं बिजनेस छोड़ दूं। मुझे हंसी आती है अब, लेकिन मैं मीटिंग करने निकलती थी सर, और मेरी वाइट शर्ट वॉशिंग मशीन में डाल देते थे। टॉर्चर कि ये वाइट शर्ट ही नहीं रहेगी तो मीटिंग देखने कैसे जाएगी। लेकिन मैं हमेशा एक बैकअप रखती थी, एक वाइट शर्ट मेरे हमेशा बैग में रहती थी, तो वो शेड तो मैं 1.25 शेड, राइट? सो 2-3 साल इसी तरीके से पेन रहा, लेकिन बहुत मेहनत की। 3-4 प्लान, 5 प्लान एवरेज में दिखाती थी। मुझे याद है मैं रात को सोती थी, मैं बड़बड़ाती थी, ऐसा लगता था मैं फॉलोअप ले रही हूँ, यहाँ से इसके पैसे ले लो, यहाँ से ये कर लो। कई बार मेरी माँ डर जाती थी, पता नहीं इसने कहाँ से पैसे ले रखे हैं, राइट? सो कहते हैं कि अगर आप डटे रहते हो, जिद्दी रहते हो, टिके रहते हो, तो कोई एक इंसान तो घुटना टेक ही देता है। तो मेरी फैमिली ने घुटना टेका और बोला तेरे को जो करना है तू कर। लेकिन मैंने प्रूफ किया। मैं 22 साल की थी, अपनी पहली गाड़ी मैं इस बिजनेस से लेकर आई। एक छोटी सी कार मैंने खरीदी, मारुति सुजुकी बलेनो। एंड मुझे याद है मेरे घर पे बताया नहीं था कि मैंने गाड़ी ले ली है, क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं अपनी खुद की डिग्री लेने अपनी गाड़ी से जाऊंगी।
मैं डीटीसी बस से ट्रैवल करती थी और तैयार व्यार होकर जब बस में चढ़ती थी, 4 लोग पैर पर चढ़ जाते थे, हील टूट जाती थी, नेल टूट जाते थे, बहुत दर्द होता था। और वहीं से ख्वाब पनपता था कि एक दिन अपनी गाड़ी लूंगी, हाईवे पे चलाऊंगी, पंजाबी म्यूजिक चलाऊंगी और फुल एंजॉय करूंगी। 22 साल की थी, अपनी फैमिली को ऐसे लगभग एक ऑडिटोरियम में बुलाया, 700-800 लोग वहां मौजूद थे। बिल्कुल एक ऐसा आप कह सकते हैं एक विजुअल मेरे सामने यहाँ पे रिक्रिएट हो रहा है। स्टेज पर मेरे ब्रदर आए, मैंने हील्स पहनी हुई है लेकिन भैया बड़े हैं। मम्मा आई और आप देख सकते हैं मेरी मम्मी की जो इमोशन है इस समय बिल्कुल रोने पे आ गई थी। मैंने कान में उनको बताया कि मैंने गाड़ी ले ली है और उनको माइक दिया गया, उनको बोला गया कि आप 2 शब्द कुछ यहाँ पे रखिए और मेरी मम्मी ने रोते रोते एक लाइन बोली, आई एम प्राउड ऑफ माई डॉटर। एंड सच में उस दिन मुझे लगा कि जो कुछ भी 2-3 साल मैंने पेन लिया ये वर्थ इट है। ये वही माँ है जो मेरी व्हाइट शर्ट छुपा रही थी, ये वही माँ है जिसने हर कोशिश की मैं बिजनेस छोड़ दूं, और ये वही माँ है जो स्टेज पर आकर 800 लोगों के सामने बोल रही थी आई एम प्राउड ऑफ यू। तो क्या करना पड़ता है? प्रूफ करना पड़ता है। यस और नो? तो जर्नी चली जैसे तैसे, गाड़ी चल रही थी लेकिन ग्रोथ थोड़ी बहुत मैं एक्सपीरियंस कर पा रही थी, पर मेरी टीम की उतनी ग्रोथ नहीं थी, क्योंकि राइट प्लेटफॉर्म का चुनाव करना बहुत जरूरी है। 5-6 साल लग गए ये समझने में कि एक सही कंपनी का चुनाव क्यों करना चाहिए। मैं देखती हूँ कि यार वेस्टीज में आप लोग को लकी हो अगर आपको स्टार्टिंग में वेस्टीज मिली है। आई फील कि लोगों को रियलाइज क्यों नहीं होता। 6 साल मैंने बिना ऑफिस के काम किया पार्क में बैठ के। आप सोचिए, जिसको वो चीज बहुत इजीली मिल जाती है कई बार उसको उसकी वैल्यू ही नहीं होती। इतना शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर है। मैं दीपक सर से कह रही थी कि सर अहमदाबाद में ऑफिस है। सर ने मेरे को इतना हंस के बोला कि तुझे यही नहीं पता हमारा इतना बड़ा ब्रांच है यहाँ पे। मैंने कहा मेरा भी इतना बड़ा नेटवर्क अहमदाबाद साइड नहीं है। और मैं जब ब्रांच गई मैं सच पे इतनी खुश हुई। 101 उस पे नंबर था, इतना प्राउड फील हो रहा था कि नंबर 1 यहाँ भी वेस्टीज नंबर 1 पे है। राइट, सो ये छोटी छोटी बातें हैं, ये शायद मैं एक्सपीरियंस ज्यादा कर सकती हूँ क्योंकि मैंने वो एक टाइम देखा है जब ये सारी सर्विसेज नहीं थी। तो सर्विसेज का कितना इंपॉर्टेंट रोल है ग्रोथ में, ये शायद मैं और बेटर फील कर सकती हूँ। राइट, सो आई थिंक सितंबर 2019 के अंदर वेस्टीज के साथ मेरी आईडी लगी। एग्जैक्ट यहाँ पे मैंने मेंशन भी कर रखा है 2019 सितंबर। एंड मुझे याद है सितंबर में जब मेरी आईडी लग रही थी वेस्टीज के अंदर, अगस्त महीने में मैं घर नहीं गई। हमने एक छोटा सा ऑफिस रेंट आउट किया। रोज सुबह से लेकर रात तक, पूरी रात हम हाँ लोगों से 3-3, 4-4 लोगों की मीटिंग करते थे। लास्ट 6 मंथ्स के अंदर जितने लोगों ने भी हमारे साथ ज्वाइनिंग लगाई उन सबको हमने अप्रोच करा, बैठ के समझाया, उनका फॉलोअप किया और उनको समझाया वेस्टीज की पावर क्या है, कि आप रीस्टार्ट कीजिए, यहाँ पे बहुत बड़ा कर सकते हैं। सितंबर में आईडी लगी, स्टार्ट किया। पहले महीने का जो मेरा रैंक था वेस्टीज में वो था स्टार डायरेक्टर। 250 लोगों के साथ मैंने वेस्टीज को स्टार्ट किया और पहले महीने का चेक आया 8,40,000 रुपए, 1,40,000 रुपीज। मुझे याद है सर, ऑनेस्टली मैं ये बात बता रही हूँ, मैंने अपना बोनस चेक किया, मैं 1,40,000 मैंने देखा। मैंने स्ट्रेट अवे अपनी अपलाइन को कॉल किया कि सर ये 1.5 लाख रुपए कहाँ से आ गए, कोई एरर है क्या, अभी अपलोड हो रहा है क्या, चेंज होगा क्या फिगर? क्योंकि मैं 6 साल उस कंपनी में लगा चुकी थी, मेरा चेक 60,000 नहीं टापा था, 60,000 रुपीज नहीं कमा पाई थी मैं 6 इयर्स में। और यहाँ पहले महीने के अंदर सेम एफर्ट पे फर्स्ट मंथ, जब मुझे कंपनी का बिजनेस प्लान नहीं पता, प्रोडक्ट नहीं पता, मैनेजमेंट नहीं पता, कुछ खास नहीं पता, 1.5 लाख रुपए आ गए। मुझे समझ आया जनरेशन प्लान की क्या ताकत है, मुझे समझ आया कि एलओबी की क्या इंपॉर्टेंस है और टर्नओवर से पैसा आता है, और वेस्टीज इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है कि ये संभव है। अब 1.5 लाख का चेक, पहले 3 महीने की इनकम मेरी लगभग 3.5-4 लाख रुपए थी। अब आप समझ सकते हैं मेरा कॉन्फिडेंस कहाँ होगा, कहाँ होगा? आसमान में, 7वें आसमान पे घूम रही थी मैं। मैंने अपने अपलाइन को बोला कि सर मैं प्रॉमिस करती हूँ 6 महीने में आप मुझे यूथ आइकन में देखोगे। अब जिसका चेक पहले महीने का 1.5 लाख रुपए होगा, क्या वो 6 महीने में यूथ आइकन नहीं बन सकता? यस और नो? तो 6 महीने में प्लानिंग ठन थी यूथ आइकन, उसके बाद सर से मिलेंगे। और अभी इन 2-3 महीनों के अंदर दीपक सर से तो मुलाकात ही नहीं हुई थी, पॉसिबल ही नहीं था कि मिल सकते हैं। यहाँ तक कि मेरे वीएमसीएम अपलाइन कौन है मुझे ये भी नहीं पता था। मैं अभी कंपनी के ब्रांचेस में तक नहीं गई थी, कुछ विजिट ही नहीं कर पाई थी। और मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा टेस्ट आया, जो आई थिंक खाली मेरे लिए नहीं आया, पूरे वर्ल्ड के लिए आया 2020 में। और वो क्या लेकर आया? लॉकडाउन लग गया।
जनवरी आया, मार्च आया, लॉकडाउन लग गया। अब मैं लोगों को 250 लोगों को क्या प्रॉमिस करके लाई थी कि मैं तुम्हें यस दिखाऊंगी, मैं तुम्हें यूथ आइकन के साथ सेल्फी दिलवाऊंगी, मैं तुम्हें वैफ दिखाऊंगी, मैं तुम्हें बड़े बड़े ऑफिस दिखाऊंगी, मैं तुम्हें ब्रांच दिखाऊंगी, ये दिखाऊंगी, वो दिखाऊंगी। अब मैं दिखा रही थी उन्हें यूट्यूब पे, मैं दिखा रही थी उन्हें जूम पे। धीरे 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 लोगों का कॉन्फिडेंस मेरे ऊपर टूटना शुरू हुआ, क्योंकि हमने माइग्रेट किया था एक और ऑर्गेनाइजेशन के साथ, इसलिए शायद हम इस पीरियड का उतना फायदा नहीं ले पाए। लेकिन बहुत लोग जो पहले से वेस्टीज में एक मोमेंटम में थे, उन्होंने बहुत ग्रोथ ली। और मेरे साथ क्या हो रहा था, मैं बिल्कुल डाउन जा रही थी। 2020 खत्म होते होते मेरा पीवी आधा रह गया, मेरा चेक आधा रह गया। शायद ऊपर बैठी एक सुप्रीम पावर, जब मैं बोलती थी मैं यूथ आइकन बन जाऊंगी, शायद वो ऊपर से कहीं देख रहे थे, वो कह रहे थे बेटा अभी गुगली बॉल बाकी है, इतनी जल्दी तो ये बड़ा स्टेज तुझे नहीं मिलने वाला। तो मेरे लाइफ का बहुत बड़ा टेस्ट 2020, चेक आधा, पीवी आधा, लोग आधे। जब मेरी आईडी लगी थी, मैं अपनी वीएमसीएम अपलाइन की 12वीं डेप्थ पे थी। LOS समझते हैं आप, लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप, 12th डेप्थ थी मेरी। 2021 आया, जो वीक माइंडसेट के लोग होते हैं वो क्या करते हैं, असलियत कब पता चलती है ऐसे लोगों की, बुरे समय में। लोगों ने छोड़ना स्टार्ट किया। जैसे मेरी कोई LOS में छोड़ता था, मेरी टीम मेरे पास आती थी, मैं उनका फॉलोअप करती थी, उन्हें समझाती थी कि नहीं यार बहुत बड़ा करेंगे। 3 महीना सेट करती थी, काम करते थे, फिर कोई न्यूज़ आती थी, फिर मैं उन्हें सेट करती थी, फिर कोई न्यूज़ आती थी। धीरे 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 मैं अपने LOS में 12वीं डेप्थ से 6ठी डेप्थ पे आ गई। मुझे याद है 2021 के अंदर मेरे जिंदगी का सबसे लोएस्ट चेक आया, मेरा चेक था 15,000 रुपए। और जब मैं अपना चेक देख रही थी ना, मेरे आंखों में आंसू थे, मैं जोन्ड आउट थी एक तरीके से। 2022 जब लॉकडाउन खुला, मैंने एक CNT रखी अपने दिल्ली के एक ब्रांच में, और मैं बहुत पॉजिटिव होके गई कि कोई बात नहीं, यहाँ से शुरू करूंगी। कोई अपलाइन नहीं थी उस समय मेरे पास। मैं ऑफिस में गई, मैंने ऑलमोस्ट 100 से 125 लोगों को कॉलिंग करके बुलाया था एक रात पहले कि शुरुआत करते हैं, अब लॉकडाउन हो गया है, अब स्टार्ट करते हैं। जैसे ही ऑफिस पहुंची, 12 लोग मेरी CNT में आए। मुझे याद है मैंने कैसे पानी पी पी के वो CNT कंप्लीट की। मैं डायमंड रूम में गई, मेरी आंखों में आंसू, मैं रोने लग गई बहुत ज्यादा। अपना चेक देखा, और जब आप लोएस्ट फेज में होते हो तो इंसान क्या गिनता है, समय गिनता है। मैंने खुद से बात की कि 6 साल मेरे वहां वेस्ट हो गए, और मैं यहाँ आई, आते ही लॉकडाउन लग गया, 2 साल मेरे यहाँ चले गए, 8 साल हो गए, मैं 15,000 रुपए के चेक, मैं घर पर क्या जवाब दूंगी। आसपास कोई अपलाइन नहीं जिससे मैं बात कर सकूं। लेकिन दिल में जब मैं सेल्फ टॉक कर रही थी, एक बात मेरे दिमाग में आई कि यार ये 12 लोग तो हैं, इन 12 लोगों की होप है तू, इन 12 लोगों की उम्मीद है तू। कैसे थक जाऊं मैं, कैसे गिव अप कर दूं मैं गिव अप नहीं कर सकती। 12 लोग हैं, ये 12 लोगों से स्टार्टिंग करेंगे, लेकिन गिव अप नहीं करेंगे। और एक चीज बहुत क्लियर थी कि बुरे समय में ही असली लीडर की पहचान होती है, एक खराब समय में ही एक असली लीडर की पहचान होती है। वहां से कमबैक किया, आंसू पहुंचे 2022 में। मुझे नहीं पता सर को याद है कि नहीं, आई थिंक 2022 में मैं सर के कांटेक्ट में आई, दीपक सर के कांटेक्ट में आई। मैंने ट्रेस आउट करा, अपने VMCM अपलाइन को कांटेक्ट किया और सर से आधे घंटे का समय दिया। मुझे याद है सर 2022 में मेरे को एयरपोर्ट पे मिलने आए, मैंने सर के सामने हाथ जोड़े, अपना स्ट्रक्चर बनाया, मैंने उनको कहा अब मैं आपके 4थी डेप्थ पे आ चुकी हूँ, सब आउट हो गए, लेकिन मैं बहुत बड़ा करूंगी, क्योंकि मैं टिकी रही। टिकना बहुत जरूरी है। अभी हर्षल सर बहुत अच्छी बात बोल रहे थे, अगर टिके नहीं रहेंगे तो छक्के नहीं लगेंगे, कभी चौके नहीं लगेंगे, आप पिच से आउट हो जाओगे। मैं टिकी रही, मैंने पेशेंस रखा, मैंने वापस से वहां से स्टार्ट करा। मुझे याद है 2022 में जनवरी से लेकर दिसंबर तक मैंने 8% की तरह काम किया, जैसे 8% काम करता है। मैंने मान लिया मैं कोई क्राउन नहीं हूं, मैं कुछ नहीं हूं, यहीं से स्टार्टिंग करेंगे। सिंगल लोगों की मीटिंग करी, 3 लोगों की मीटिंग करी, 4 लोगों की मीटिंग करी, मीटिंग पे मीटिंग, मीटिंग पे मीटिंग, इस तरीके से काम किया जैसे शायद मैं नेटवर्क मार्केटिंग में पहली बार ज्वाइन हुई थी, बिल्कुल लाइट करके, सारा बैगेज, सारा बोझ निकाल के। 2023 नवंबर का जो मेरा चेक आया, ठीक 1.5 साल बाद 1.5 लाख रुपए महीने का था। मैं वापस से वही आई जहां से मैंने अपनी वेस्टीज की शुरुआत की थी, और मैंने माना कि मेरे को 2 साल ही हुए हैं वेस्टीज में। 2 साल जो हुआ मैं उसको गिन नहीं सकती, वो सबके साथ हुआ।
1.5 लाख का चेक आया। मेरी पहली गाड़ी मैंने ली थी छोटी सी 6-7 लाख की, और जब मैं वो गाड़ी चलाती थी मेरी मम्मी हमेशा कहती थी कि मुझे ना खुली छत वाली गाड़ी चाहिए। उन्हें पता नहीं उसे सनरूफ कहते हैं। और मेरी मम्मा बहुत बड़ी ड्रीमर है, जो भी मैं खरीदती हूँ जो भी सारी चुल मेरी मम्मी की तरफ से आती है। तो मेरा 15 लाख का बजट था। मैंने कहा वेस्टीज कार फंड है, मैं सिर्फ 15-16 लाख तक की गाड़ी ले सकती हूँ। मैं उन्हें बहुत सारी गाड़ियां दिखा के लाई, लेकिन उन्होंने सारी रिजेक्ट कर दी। उन्होंने कहा ये वाली भी नहीं लेनी, ये वाली भी नहीं लेनी, ये वाली भी नहीं लेनी। और जिस पे हाथ रखा वो गाड़ी 28 लाख रुपए की थी। मैंने 6 महीने का टाइम मांगा। मैंने कहा 6 मंथ्स मुझे आप दो और मैं ये गाड़ी आपको ला के दूंगी। 2022 में जो लड़की 15,000 रुपए के चेक पे थी, 12 से 20 लोग उसकी डाउनलाइन में एक्टिव थे। 2023 दिवाली पर मैं 28 लाख रुपए की XUV 700 लेकर आई, ठीक वेस्टीज कार फंड से। एंड मुझे याद है ऐसी इमेज को बहुत बार मैंने मैनिफेस्ट किया होगा। मैं बहुत बार फेसबुक पे जाती थी और मैं देखती थी कि यार हेड ऑफिस के अंदर बाली सर से चाबी लेना अपने आप में बहुत बड़ा ड्रीम है। सो मेरा बस एक ही गोल था कि किसी तरीके से मैं हेड ऑफिस पे ये सेलिब्रेशन अपना जरूर एग्जीक्यूट कराऊं। एंड आई वाज वेरी वेरी ब्लेस्ड कि वहाँ दीपक सर मौजूद थे, बाली सर मौजूद थे, मेरे अपलाइन मौजूद थे। और ये 2022 के अंदर मैंने इसको ड्रीम बनाया एंड ठीक 2 साल के अंदर इस गाड़ी को मैं घर लेके आ पाई। बात ये नहीं है कि मैं 28 लाख की गाड़ी लेकर आई, बात ये है कि मैंने 28 लाख की गाड़ी 80% की डाउन पेमेंट पे खरीदी, जो कि मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। लोग गाड़ी लेते हैं लेकिन EMI बनाते हैं 40-40 हज़ार की। मुझे तो हंसी आती है, अपनी EMI सोचती हूँ तो मेरी EMI उतनी EMI है जितनी मेरी बलिनो कार की थी, राइट। सो ये ताकत है वेस्टीज कार फंड के अंदर, जिस वजह से मैंने शायद वेस्टीज को ज्वाइन किया था कि अगर इस तरीके से फंड मिलता है तो मैं जरूर वेस्टीज के साथ जुड़ना चाहूंगी। ये मेरी फैमिली फोटो है, मैं आपको क्यों दिखा रही हूँ, ये मेरी मम्मा है। आप देख रहे हो वो चाबी को किस तरीके से पकड़ के खड़ी है कि कोई छीन ना ले उनसे। मेरी गाड़ी की डिलीवरी बॉन्डिंग में मिल गई थी, लेकिन RC बनने में थोड़ा टाइम लग गया। 100 लोग लगभग मेरे नेटवर्क से आए थे, हम सब ने सेलिब्रेशन किया, सब कुछ किया। शाम हो गई थी, ऑलमोस्ट क्लोजिंग टाइम था शोरूम का, और मुझे शोरूम वालों ने कहा था कि जब क्लोजिंग होएगी, कहीं किसी जगह से RC आनी है, उसके बाद ही हम आपको गाड़ी की रिसीविंग देंगे। सब चले गए, 100 लोग थे, सब चले गए। 95, 97 धीरे धीरे सारे लोग 90 के 90 लोग जा चुके थे। मैंने अपनी माँ को बोला कि तुम घर जाओ, मैं गाड़ी लेके आ जाऊंगी। मेरी मम्मा रात के 8:30-9 बजे तक, जब तक शोरूम क्लोज नहीं हुआ, वो हिली नहीं कि गाड़ी तो मैं ही घर लेके जाऊंगी तेरे साथ बैठ के। यानी कि वो जो एक खुशी और एक्साइटमेंट उनके अंदर थी, जैसे एक बच्चे के अंदर होती है। कितनी बार शायद मैंने उनको 10 बार बोला अब इसके साथ निकल जाओ, उसके साथ निकल जाओ। 8:30 बजे 9 बजे हम गाड़ी में बैठे। मैंने कभी ऑटोमेटिक गाड़ी चलाई नहीं है, पहली बार मैं चलाने वाली थी, खुद की गाड़ी लेके आ रही थी। और जैसे ही मैं गाड़ी में बैठी, मेरी मम्मी ने हाथ जोड़ने शुरू कर दिए, प्रार्थना स्टार्ट कर दी कि तू ठोक तो नहीं देगी, ठोक तो नहीं देगी, तुझे ऑटोमेटिक गाड़ी चलानी आती है ना। वो जो इमोशंस मैं फील कर पा रही थी कि वो लेडी इतनी खुश थी कि ना जाने उसको क्या लाके मैंने दे दिया। शायद वो 28 लाख की गाड़ी की खुशी नहीं थी, वो खुशी थी कि उसकी बेटी आज इतनी काबिल है कि जिस चीज पे वो हाथ रख दे वो लाने की औकात रखती है। एंड दैट इज द रीजन मैंने वेस्टीज को ज्वाइन किया। 2022 ऑलमोस्ट 0 एंड 2024 के अंदर मैं स्विट्जरलैंड में थी और यूरोस उड़ा रही थी। स्विट्जरलैंड का ट्रिप गया, थाईलैंड का ट्रिप हुआ, बहुत सारे ट्रिप्स वेस्टीज के साथ किए, बहुत खूबसूरत ये समय रहा। 2024 आया, मेरा UCD का टाइटल अचीव हुआ और 2024 के अंदर हाईएस्ट चेक 1,87,000 का मैंने वेस्टीज से अचीव किया। मैं याद करती हूँ कि 2022 में मैं 15,000 के चेक पे थी। अगर मैंने गिव अप कर दिया होता तो 1,87,000 के मेरे अकाउंट में आता। यस और नो? टिकना बहुत जरूरी है। बुरे समय की एक बहुत अच्छी बात होती है कि ये बीत जाता है, लेकिन जो टिके रहते हैं वही अच्छे समय का मजा ले पाते हैं। यस और नो? एक छोटी सी स्टोरी के साथ एक मैसेज देकर अपनी आज की स्पीच को मैं विराम देना चाहूंगी। 5 मिनट मेरे पास बचे, एक स्टोरी मैं सुनाना चाहूंगी। सुनेंगे आप? यस और नो? चलिए। एक बार 2 दोस्त होते हैं गांव के अंदर, बहुत अच्छे जिगरे दोस्त हैं, पढ़ाई करी, पास किया, और छूटते ही कॉलेज के बाद, स्कूल के बाद ये प्लानिंग बनाते हैं कि जल्दी ना जॉब स्टार्ट करेंगे।
3-4 साल 5 साल लगातार जॉब की कोशिश करते हैं, ट्राई मारते हैं, लेकिन दोनों की जॉब नहीं लग पाती है। शादी हो जाती है, सब हो जाती है, कोशिश करते हैं किसी ना किसी तरीके से नौकरी करेंगे, 5-6 साल बीत जाते हैं लेकिन नौकरी नहीं लगती। दोनों इतने सब पका जाते हैं, इतने इरिटेट हो जाते हैं कि ये डिसाइड करते हैं कि यार अब सुसाइड करेंगे, अब लाइफ में कुछ नहीं बचा, अब डेड एंड है यार, अब कुछ नहीं हो सकता। दोनों सुसाइड करने निकल जाते हैं। रास्ते में जा रहे होते हैं, साधु मिल जाता है, साधु बाबा। वो बाबा पूछते हैं बेटा कहाँ जा रहे हो? बताते हैं कि ऐसे ऐसे हमारे साथ हुआ, इतने साल हो गए, हम कोई आमदनी नहीं है, घर पे बीवी भी है, कुछ कर नहीं पा रहे, पापा से कब तक लेंगे, अब और कुछ नहीं कर पाएंगे। साधु बोलता है बस इतनी सी बात, एक विकल्प मेरे पास है, एक ऑप्शन मेरे पास है। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ये मैं आपको देता हूं कि आप दोनों दूध का बिजनेस शुरू करो। किसका? दूध का बिजनेस शुरू करो। वैसे देश में दूध की कमी है, दूध का बिजनेस स्टार्ट करो। ऐसा करना, एक एक भैंस दोनों खरीद लेना, उस भैंस से दूध निकालना, साइकिल पे जाके बेचना, फिर एक दुकान ले लेना, वो चल गई तो एक डेयरी ले लेना, डेयरी चल गई तो एक दिन एक कंपनी खुल सकती है। दोनों बड़े मोटिवेट हो जाते हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं, दोनों निकल जाते हैं कि चलो यार भैंस खरीदेंगे। एक रोहतक चला जाता है, हिसार चला जाता है, हरियाणा बेल्ट में दोनों रहते हैं, और दोनों डिसाइड करते हैं कि दोनों जाके भैंस से स्टार्ट करेंगे और 5 साल बाद दिल्ली में मिलेंगे। मेरे साथ हैं आप? Yes. सो तो नहीं गए? चलिए, तो एक कहां चला गया? रोहतक, और दूसरा हिसार। 5 साल बाद कहां मिलना है? दिल्ली। 5 साल पूरे हो जाते हैं, एक आता है BMW में और एक आता है हरियाणा रोडवेज में। दोनों की मुलाकात होती है। रोडवेज वाला पूछता है भाई तेरी BMW कैसे आ गई? वो बताता है कि भाई मैंने वही किया जो साधु ने कहा, मैंने भैंस खरीदी, साइकिल पे दूध बेचा, मेरी दुकान खुल गई, मैंने उसके बाद डेयरी ले ली, आज फलाने फलाने ब्रांड की जो कंपनी है तेरे भाई की है। तू बता भाई तेरे साथ क्या हो, तू रोडवेज में क्यों आ रहा है? वो बोलता है यार मैं घर गया, सोचा, बीवी एकदम से रात को 2 बजे उठी, वो कहती है जी सब ठीक है, आपकी डेयरी भी खुल जाएगी, कंपनी भी खुल जाएगी, दुकान भी खुल जाएगी, लेकिन आपकी भैंस मर गई तो? आपकी भैंस मर गई तो क्या करोगे? दूसरी भैंस लाएंगे। 90% लोगों की इस बिजनेस में यही प्रॉब्लम है, क्योंकि भैंस ही मर जाती है। अभी हर्षल सर एक बात करके गए कि आप बॉटल को उल्टी तरीके से मत खोलिए। यस और नो? ये बिजनेस बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। कॉपी कैट द प्रूवन सिस्टम को फॉलो कीजिए। जैसा जो राइट एक्टिव अपलाइन कहती है उसके साथ कनेक्ट कीजिए। हो सकता है अपलाइन आपकी 20 हो, सबके चक्कर में घन चक्कर नहीं होना। फॉलो एक्टिव एंड राइट एंड ग्रोइंग अपलाइन, सिस्टम को फॉलो कीजिए। भैंस को मत मारिए, क्योंकि बार बार अगर आपकी भैंस मरेगी तो ये मंच आपसे बहुत दूर चला जाएगा। क्या मेरी बात आपको समझ आई? चलिए, सो थैंक यू सो मच।